चलिए, हाँ तो अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बहुत आगे तक काम आएगा और यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस होती है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के डिफरेंसेस, क्या स्ट्रक्चर से भी को क्लियर हो गया? सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? देखिए, मैं अगर ओवरऑल पहला पॉइंट स्ट्रक्चर ही लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं इधर लिखना चाहूँ आर ग्रुप तो होगा ना यार, आर ग्रुप तो होगा ना, COOH, ठीक है। इधर भी लिखूंगा RCOO। माइक इनका होना बंद कीजिए, ठीक है। बस अंतर क्या होगा कि इधर जो R होगा और इधर जो R होगा, अंतर इसी बात का है। इस R में केवल सिंगल बॉन्ड होगा और इस R में डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड भी होगा और हो सकता है सिंगल बॉन्ड भी हो, जरूरी ना हो कि सिंगल बॉन्ड हो। मैंने कहा था मे बी, आपने कहा नहीं डबल बॉन्ड ही केवल होगा, आप वनली बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं नहीं, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए 4 कार्बन का R ग्रुप है और 4 कार्बन का है तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे। तो ये भी एल्कीन ही है, जरूरी नहीं है कि सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन हो तो सकता है ना, बात यहाँ ये है, ठीक है। तो ये रहा। अब अगला अंतर, आप जानते हो कि जहां R ग्रुप सिंगल सिंगल बॉन्ड रखता है वो पूरा का पूरा फैटी एसिड कैसा हो जाता है? रिजिड हो जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा लीनियर होगा। तो ये कैसा होगा? रिजिड होगा, ठीक है। और ये कैसा होगा? इसका दूसरा पॉइंट, इसका पहला पॉइंट ये रहा, ये कैसा होगा आपका? सॉफ्ट होगा। और ये चूंकि सॉफ्ट होगा तो मोस्टली लिक्विड स्टेट में होगा। क्लियर? चलिए, तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एसिड फैटी एसिड में डिफरेंसेस। पता है, मोस्टली सैचुरेटेड फैटी एसिड एनिमल प्रोडक्ट है, मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट है। और ये मोस्टली प्लांट प्रोडक्ट है, ये मोस्टली प्लांट प्रोडक्ट है। अब एक बात बताइए, ये है एनिमल प्रोडक्ट मोस्टली, जिसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर। और पता है, इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। और इसके बारे में आप क्या बोलोगे? इट इज लिक्विड एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। नॉर्मल रूम टेम्परेचर कोई बोल सकता है कितना होता है? नॉर्मल गर्मी सर्दी के बाद नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है? जल्दी बोलो, अप्रॉक्स डिग्री सेल्सियस में बोलना, जिसको बोलना है बोल सकता है। अप्रॉक्स 25, किसी को नहीं पता है क्या? अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर नॉर्मली यही होता है, यही माना जाता है एटमॉस्फेयर का, नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। अब बात यह है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, क्योंकि उसकी पैकेजिंग अच्छी है, रिजिड है, तो वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही होता है। अब हाई टेम्परेचर पे तो वो भी लिक्विड बन जाएगा, हाई टेम्परेचर पे तो वो भी लिक्विड बन जाएगा ना, गल जाएगा। और ये नॉर्मली क्या होता है? लिक्विड होता है। अब लो टेम्परेचर पे तो ये भी सॉलिड हो जाएगा ना, जम जाएगा। मगर नॉर्मली बात चल रही है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड होता है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड होता है। क्या ये चारों पॉइंट सभी को क्लियर है? तो हाथ खड़ा कर दीजिए जल्दी से। क्लियर है तो? नहीं तो पूछ लीजिए, डाउट है तो। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। पॉइंट बता दीजिए ना फिर। सर लास्ट वाले पॉइंट में थोड़ा सा डाउट था। देखिए, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसकी पैकेजिंग अच्छी है, रिजिड है ना, स्ट्रक्चर लीनियर है ना। रिजिड स्ट्रक्चर कौन हो सकता है? सॉलिड या लिक्विड? सॉलिड। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड ही रहेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर जाने पे तो ये भी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है ना। हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, क्या होगा? तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा। और ये सॉफ्ट है, तो सॉलिड तो सॉफ्ट नहीं हो सकता ना। अगर कोई भी चीज पैकेजिंग अच्छे से हो जाए तो सॉलिड बन जाएगी, तो रिजिड हो जाएगी, तो सॉफ्ट कहां से रहेगी? फुलफुल कहां से रहेगी? वो तो दबेगी नहीं। तो अगर ये नॉर्मल, ये इसकी पैकेजिंग अगर अच्छी नहीं है तो ये तो रिजिड हो नहीं पाया, ये तो सॉफ्ट है।
और सॉफ्ट तो लिक्विड ही हो सकता है, सॉफ्ट तो लिक्विड ही हो सकता है। यहाँ पे आप ज्यादा केमिस्ट्री मत घुसाइएगा सॉफ्ट और हार्डनेस में, यहाँ वो नहीं है जो आप वहाँ मेटलर्जी में पढ़ते हो, वो चीज यहाँ नहीं है। यहाँ सिंपली छूने में हार्ड लगे, दबे नहीं तो रिजिड है, छूने में ऐसा कि आपको दाबने की जरूरत ना हो तो सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट है तो वो तो लिक्विड ही हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर रूम टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर हो जाए सर्दियों में जहाँ 10 डिग्री हो जाता है, तो वहां पे तो ये भी जम जाएगा ना। क्यों जम जाएगा? उनके बीच के जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं वो घट जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी घट जाएगी, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस घट जाएगा, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस घटने से वो पास पास आ जाएंगे, तो वो भी थोड़ा सा सॉलिड जैसा दिखने लगेगा, सेमी सॉलिड बन जाएगा। तो ये भी उतना अच्छे से लिक्विड नहीं रह पाएगा, सॉफ्ट नहीं रह पाएगा। तो नॉर्मली बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। फिर भी समझ में नहीं आया तो बोलो, क्या आप सबको क्लियर है? जल्दी बोलो। सबको क्लियर है? उधर से दो ही बच्चों का हाथ खड़ा हुआ है। हाँ Yes, बोले, sir. आपको कोई डाउट है? नो सर। ये 23 और 25 क्या लिखा है, नहीं समझ में आया। ये क्या भी कुछ, अच्छा नॉर्मल रूम टेम्परेचर बता रहे थे कि हाँ भाई 25 के आसपास होता है। हाँ भाई 25 के आसपास होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल बात करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल। मैंने क्या कहा, सैचुरेटेड फैटी एसिड मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल ही बनाता है। बटर का नाम सुना है? अरे सुना है? यस सर, यस घी सर। का नाम सुना है? घी, घी, यस डालडा, डालडा। चलो इधर आ जाओ, मस्टर्ड ऑयल सुना है? मस्टर्ड ऑयल। यस सर। अच्छा एक एक्सेप्शन है, कोकोनट ऑयल को मैं इधर लिख रहा हूं। कोकोनट ऑयल को कई सारे बुक में अनसैचुरेटेड में लिखा हुआ है, लेकिन रियलिटी में कोकोनट ऑयल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, अभी गर्मी का दिन है, अभी टेम्परेचर 25 से अधिक चल जाता है रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 बना रहता है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप कोकोनट ऑयल रखे हो? कितने लोग रखे हो? 25 डिग्री सेल्सियस पे कोकोनट ऑयल कितने लोग रखे हो? कभी जज किए हो 25 डिग्री पे? चलिए मोनू सिंह आप ही बताइए, 25 डिग्री पे नारियल का तेल सॉलिड रहता है या लिक्विड रहता है? 25 पे सर लिक्विड। लिक्विड रहता है? नहीं रहता है, 25 पे लिक्विड नहीं रहता है, सॉलिड हो जाता है वो। अभी गर्मी के दिनों में आपको नारियल का तेल पिघला हुआ मिलेगा, पता है? गर्मी का, अब देखिए आजकल तो पता है, आजकल तो नारियल का तेल जो आने लगा उसमें कई सारा चीज मिलाने लग गया है कि ये जमे नहीं। हाँ सर, अब वो वाला नहीं मिलता है। अब वो हम लोग जो सर यस बचपन, सर। हाँ हम लोग जो बचपन में लगाते थे ना, वो रियल नारियल तेल होता था, कोकोनट ऑयल। आज तो उसमें चीजें मिक्स होने लग गई ताकि ये जमे नहीं तो लोगों को निकालने में प्रॉब्लम होता था। तो रियल Yes, कोकोनट sir. ऑयल जो है ना, रियल में कोकोनट ऑयल जो है ना 25 डिग्री सेल्सियस पे वो जमा हुआ रहता है। हाँ गर्मी सर के अभी दिनों क्या में, बोल रहा है? हाँ नहीं अभी तो खैर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है यार, अभी तो 25, अभी तो सर 35। अभी हाँ का नारियल, अभी का अभी का नारियल तेल नारियल वो तेल ओरिजिनल बोल रहा है ही नहीं ना जो मार्केट में बिक रही है। अभी का अगर आपको पता करना है मिलावट तो है। ओरिजिनल, हाँ अभी का आपको अगर पता करना है तो ओरिजिनल कोकोनट ऑयल लाइए और उसको 25 डिग्री सेल्सियस पर रखिए, वो जम जाएगा, सॉलिड है वो। इसीलिए कोकोनट सर ऑयल सर को जम गया पहले था। का नारियल था सर, ब्लू डब्बे में आता था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस हो गया, हाँ, गप हाँ। गप गप नहीं करना है, यहाँ पढ़ना है, ठीक है हो गया। अब पूरा कहानी खोल दीजिएगा, ठीक है, वो नहीं करना है। तो कोकोनट ऑयल मैं इधर उसको लिस्ट में डाल रहा हूँ और स्टार मार्क लगा रहा हूँ क्योंकि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। चलिए ज्योति, बटर घी डालडा एनिमल से मिलता है कि प्लांट से? एनिमल से। कौन सा एनिमल से मोस्टली? मोस्टली गाय भैंस, काऊ। यस गाय भैंस। हाँ गाय भैंस। और क्या? हाँ बटर हो, घी हो, डालडा हो, सब तो मिल्क प्रोडक्ट है, गाय भैंस से मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। कोकोनट ऑयल इज द एक्सेप्शन, प्लांट प्रोडक्ट है लेकिन ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्लियर? नेक्स्ट आइए मस्टर्ड, शिवानंद मस्टर्ड ऑयल प्लांट प्रोडक्ट है कि एनिमल प्रोडक्ट है? प्लांट सर, कौन सा प्लांट? मस्टर्ड प्लांट। बस नाम ही लिखा हुआ है मस्टर्ड, सरसों का प्लांट, ठीक है। तो उसे जो तेल मिलेगा सरसों का ही होगा वो। तो ये जो है आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया। सोयाबीन ऑयल ना आम सुने, सोयाबीन का तेल भी आता, पता कि नहीं? यस सर। सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड ऑयल सर। हाँ रिफाइंड ऑयल कहते हैं उसको, ठीक है। Yes, मार्केट मार्केट में कहते हैं रिफाइंड ऑयल, बाकी रिफाइनिंग का एक अलग टेक्निकली अलग मतलब होता है, ठीक है। तो ये सब प्लांट प्रोडक्ट हैं
नॉर्मली ये लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्लियर है? चलिए, इस पांचों पॉइंट में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप, फिर हम अब एक अलग डिस्कशन करेंगे। इन पांचों पॉइंट में दिक्कत है तो बोल सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। सर फोर्थ पॉइंट क्या भाई फोर्थ पॉइंट? अरे अभी भी नहीं समझे, किनको समझ में नहीं आया वो बोलिए, मैं उनको स्पेशली समझा देता हूँ। मोनू या सिद्धार्थ? सर फोर्थ नहीं, थर्ड वही मैं कहा कि फोर्थ तो दोबारा समझा दिए। थर्ड क्या? अरे कुछ नहीं, थर्ड मतलब कि थर्ड एक फैक्ट है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड पाए गए हैं वो मोस्टली एनिमल के ही बनाए हुए प्रोडक्ट हैं। पता है क्यों? ये जो फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है, इसके सिंथेसिस में भी कुछ एंजाइम की जरूरत होती है, और वो एंजाइम मोस्टली एनिमल के सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। तो उस एंजाइम के प्रेजेंस में जिस भी फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा उसमें R ग्रुप सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, इसीलिए सैचुरेटेड फैटी एसिड मोस्टली एनिमल का प्रोडक्ट है। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम चाहिए वो मोस्टली इसमें पाए गए हैं, किसमें? प्लांट में। इसीलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मोस्टली प्लांट से मिलते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो मोस्टली प्लांट प्रोडक्ट है। क्या क्लियर हुआ? जिनको डाउट था क्लियर हुआ? यस बोलिए अगर क्लियर हुआ तो। यस सर। ठीक है, तो Yes, वो sir. उसी का एग्जांपल बताया नीचे 5 नंबर में। बटर, घी, डालडा एनिमल प्रोडक्ट है कि नहीं है? ये तीनों एनिमल प्रोडक्ट है, बटर, घी, डालडा। कोकोनट प्लांट प्रोडक्ट है लेकिन ये सैचुरेटेड है। मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, और भी बहुत सारे प्लांट से मिलने वाले ऑयल हैं, बहुत सारे हैं, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, बहुत सारा ऑयल होता है प्लांट से। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है मोस्टली। अब हम बात कर रहे हैं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला पॉइंट 6 नंबर। चलिए मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। किनको ऐसा लगता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा खतरनाक है? ये हाथ खड़ा, वो लोग हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, मतलब कि बटर, घी, डालडा हमारे लिए ज्यादा नुकसानदेह है। अच्छा, मोस्टली लोगों का हाथ खड़ा हो रहा है। किनको ऐसा लगता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है? मैं कंपेयर में बात कर रहा हूं, दोनों के कंपैरिजन में, कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कौन ज्यादा खतरनाक है हमारे हेल्थ के लिए। तो पहला स्टेटमेंट था कि मेरा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा खतरनाक है। किनको ऐसा लगता है? जिसमें बहुत लोग हाथ खड़ा किए, मतलब बटर, घी, डालडा ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, किनको ऐसा लगता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा खतरनाक है, मतलब सरसों तेल ज्यादा खतरनाक है घी के तुलना में? किनको ऐसा लगता है? अच्छा, चलिए, जिनको ऐसा लगता है कि बटर, घी, डालडा ज्यादा खतरनाक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा खतरनाक है, क्या वो लोग कारण दे सकते हैं? कौन कौन लोग हाथ खड़ा किए मैं एक बार देख लेता हूँ। मोनू अभी जस्ट हाथ खड़ा किया। चलिए मोनू आप ही बताइए कारण, आप ही बताइए कारण। ये बात सही है कि ये मोर हार्मफुल है, कारण बताइए मोनू। सर लिमिट में लेना चाहिए। हाँ हाँ लिमिट में, मतलब कि ज्यादा खतरनाक क्यों है? ये बात सच है कि वो ज्यादा खतरनाक है, क्यों है? सर लिमिट में नहीं लेने पर खतरनाक है। हाँ ठीक है, मतलब कि लिमिट में लिया जाए तो खतरनाक नहीं, बस सही है। लिमिट अनलिमिटेड लेंगे तो खतरनाक तो कुछ भी हो जाएगा, तब तो ये वाला भी खतरनाक है। हम कंपेयर में बात कर रहे हैं कि पर यूनिट अमाउंट में यदि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड लिया जाए तो ज्यादा खतरनाक, ज्यादा हार्मफुल कौन है? ये वाला है, सैचुरेटेड वाला। क्यों? चलिए आप नहीं बता पाए, ज्योति आप बताएंगे? नो सर, पता नहीं। नहीं पता। अतीक बताएंगे? सर ये इसका स्ट्रक्चर रिजिड होता है, अच्छा, तो इस वजह से कुछ, तो अगर मान लीजिए बॉडी में स्टोर है तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा। अच्छा चलिए, अब बंद कीजिए माइक, मैं बता रहा हूँ। सर हाँ बोलिए। कोलेस्ट्रॉल का ये फॉर्मेशन करने लगता है सर ज्यादा है पे। कैसे कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करने लगता है? क्यों? सर फैटी एसिड के कारण तो सॉलिड फॉर्म में रहता है, इस वजह क्यों से। क्यों 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 कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है? चलिए अब मैं बता रहा हूँ, अब शांत रहिए आप लोग। ये सच बात है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बटर, डालडा, घी ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर विद सरसों का तेल।
सरसों का तेल अगर आप थोड़ा ज्यादा भी खा लें तो दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब कि ये लॉन्ग टाइम कंजम्पशन के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो क्यों नहीं है अब मैं बताता हूं आपको। ये जितने भी है ना सैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें आर ग्रुप कौन है? एल्केन। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एल्केन इज लिस्ट रिएक्टिव, एल्केन इज लिस्ट रिएक्टिव, और एल्कीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड विथ एल्केन, मोर रिएक्टिव। अब बताइए जो चीज लिस्ट रिएक्टिव है, क्या वो एल्केन, ये एल्केन फैटी एसिड का पार्ट है ना? कौन सा फैटी एसिड? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर ये लिस्ट रिएक्टिव है तो क्या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म हो पाएगा अच्छे से? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या? उसका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, मतलब कि अगर आप खा लिए या आपके बॉडी में है, बन रहा है ऑलरेडी भी, एनिमल प्रोडक्ट है, आपके बॉडी में नहीं बन रहा, गाय भैंस में बन रहा है, आप खा लिए, तो क्या उसका ब्रेकडाउन इजी है? नहीं है, क्योंकि वो आपके बॉडी में लिस्ट रिएक्टिव है, एंजाइम के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो लिस्ट रिएक्टिव है। लेकिन ये एल्कीन कहां प्रेजेंट होगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड में प्रेजेंट होता है। ये ज्यादा रिएक्टिव है, हमने कहा ना ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, ये एंजाइम के साथ ज्यादा रिएक्ट करेंगे, आपके बॉडी में आने के बाद इसका ब्रेकडाउन जल्दी होगा। अब बताइए अगर इसका मेटाबॉलिज्म कम होगा, मतलब इसका ब्रेकडाउन कम होगा, मगर इसका ब्रेकडाउन, जल्दी बोलिए सिद्धार्थ यादव, इसका ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। चलिए ज्योति आप बताइए, अगर इसका ब्रेकडाउन कम होगा तो क्या हो जाने की संभावना है? जल्दी यस बोलिए। सर। अगर ये बॉडी में ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा बॉडी में इसका? सर तो कोलेस्ट्रॉल बनाने लगेगा। पहले जमेगा, एक्यूमुलेशन होगा, यस सर। ठीक है, एक्यूमुलेशन मोर, और इसका एक्यूमुलेशन ऑलमोस्ट लिस्ट होगा, बहुत कम होगा, लेस एक्यूमुलेशन, लेस एक्यूमुलेशन, ठीक है। अच्छा एक बात बता रहा हूं, मैं ऐसे अगर लिख दे रहा हूं कई चीजें शॉर्ट में तो दिक्कत तो नहीं है ना नए बच्चों को? मैं पूरा वर्ड लिखने में टाइम पास नहीं नो करूंगा, सर। आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ हिंदी लिखने थोड़ी सिखा रहे हैं। एक्यूमुलेशन मोर और इसका एक्यूमुलेशन लेस। अब अगर ये बॉडी में जमा होने लगेगा तो पता है धीरे धीरे ये जो भी आपने खाया, बटर, घी, डालडा, उससे जो भी फैटी एसिड मिला, वो अगर अनसैचुरेटेड है, जब वो लीवर में पहुंचेगा ना, लीवर में, तो लीवर में एक मेटाबॉलिज्म चलता है जहां पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं एस्टेरॉल में। किसमें? खास करके कोलेस्टेरॉल, CHOLES, कोलेस्टेरॉल में, ठीक है। तो ये कोलेस्टेरॉल में कन्वर्ट होने लगेगा। क्या ये कोलेस्टेरॉल में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा, उतना है ही नहीं, उतना है ही नहीं कि वो कन्वर्ट हो, तो ये कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट नहीं होगा, ये कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होने लगेगा। अब ये कोलेस्टेरॉल क्या करेगा? आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में जाके डिपॉजिट होने लगेगा, वॉल में, वॉल में ये कोलेस्ट्रॉल जाके डिपॉजिट होने लगेगा। और अगर ये कोलेस्ट्रॉल आपके वॉल में जाके डिपॉजिट होने लगेगा तो बताइए आपके ब्लड वेसल्स की नैरोइंग होने लगेगी कि नहीं? ब्लड वेसल्स का डायमीटर घटने लगेगा कि नहीं? पहले इतना डायमीटर था, ये देखिए पहले इतना डायमीटर था, अब जब मतलब कि वो जाके डिपॉजिट होने लगा तो इतना डायमीटर होने लगा, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको फिर से बताऊंगा बात, ठीक है। कोलेस्टेरॉल का, फैट का डिपॉजिट होना कहाँ? इस ब्लड वेसल्स की वॉल में, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसे बीपी बढ़ने लगेगा, आपके बॉडी पार्ट्स को कम ब्लड पहुंचेगा, तो O2 की भी अवेलेबिलिटी कम होने लगेगी, क्योंकि ब्लड ही O2 को ढोता है, तो O2 की अवेलेबिलिटी टिश्यूज को, सेल्स को कम होने लगेगी, तो आप थोड़ा सुस्त हो जाओगे, और आप सुस्त हो जाओगे, आपको O2 की कमी हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, अगर ज्यादा जमा होने लगेगा, खाना बंद नहीं करोगे और जमा होने लगेगा, एक दिन ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, अचानक से O2 की कमी होगी, हो सकता है बॉडी कोलैप्स हो जाए, तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट देके इसको गलाना पड़ेगा। अगर आपने खाना बंद कर दिया तो कुछ दिन में अपने आप ये सारे के सारे जितने भी फैट है गल जाएंगे, ब्रेक होने लगेंगे, क्योंकि बॉडी में इसका मेटाबॉलिज्म फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज बहुत ज्यादा जम गया है तो ट्रीटमेंट भी है, सब बात मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में बता दूंगा। कुल मिला के कहानी ये है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, चूंकि उसमें एल्केन होता है जो लिस्ट रिएक्टिव होता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म कम होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, तो उसका ब्रेकडाउन कम होता है, और इसका ब्रेकडाउन कम होगा, बॉडी में जमने लगते हैं, और वो अगर लीवर में पहुंच गए तो कोलेस्टेरॉल में कन्वर्ट होने लगते हैं, और वो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड वेसल्स में आके जमने लगता है, जिससे हमें कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, मतलब हार्ट और ब्लड वैस्कुलरेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर होने लगते हैं, जिसको बोलते हैं एक साथ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। इसीलिए
इसीलिए सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। हाँ, लिमिट में खाया जाए घी डालडा बटर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आउट ऑफ लिमिट खाने लगे तो प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा बात, सरसों तेल मतलब कि मस्टर्ड ऑयल प्लांट प्रोडक्ट है, अगर आप उसको खा रहे हो तो वो तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर आप खा रहे हो तो आपके बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म इजीली हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें एल्कीन है और एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो बॉडी में जमेगा नहीं, उसका एक्यूमुलेशन नहीं होगा और वो कोलेस्टेरॉल में नहीं कन्वर्ट होगा, वो आपके लिए लिस्ट हार्मफुल है। लेकिन अति में तो कोई भी चीज खराब है ना, अति में तो हर चीज खराब है। ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने कह दिया सरसों तेल घी की तुलना में कम हार्मफुल है तो आज जाके पूरा का पूरा टीना पी लेंगे सरसों तेल। अति में तो सब कुछ खराब है ना। हाँ, लिमिट में पर यूनिट अमाउंट में यदि सरसों का तेल लिया जाए वो ज्यादा बेनिफिशियल है, घी खाया जाए तो वो ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो बॉडी में हाँ, अब जिस आदमी के देखिए पहले होता क्या, कोलेस्टेरॉल जो है कई बार क्या होता है डायरेक्टली जाके आपके ब्लड वेसल्स में नहीं जमेगा। पहले क्या होगा, ये कोलेस्टेरॉल जहां जहां एज ए स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट है वहां जाके ये डिपॉजिट होगा। जैसे सेल मेम्ब्रेन में भी होता है कोलेस्टेरॉल, बता रखा है, नया सेल बनता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है। इवन कई बार ये कोलेस्टेरॉल आपके स्किन के अंदर भी जाके डिपॉजिट होने लगता है, स्किन के अंदर वाले लेयर में। तो जो पर्सन के अंदर ऑलरेडी वो थिन पर्सन है, पतला दुबला आदमी है, वो खाए बटर घी डालडा तो उसके लिए बेनिफिशियल है, अंग लगेगा उसका। लेकिन जो ऑलरेडी मोटे लोग हैं वो खाएंगे तो पक्का उसको नुकसान होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा उसका, और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने से तो आप जान ही रहो दुनिया भर का प्रॉब्लम हो जाएगा, सारे सिस्टम रिलेटेड है ब्लड से, तो फिर ये नुकसानदेह हो जाएगा। जो पर्सन चाहता है कि मुझे थोड़ा बहुत ओबेसिटी चाहिए, हेल्थ बनाना चाहता है, हेल्थ का मतलब क्या, हेल्थ का मतलब क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। हेल्थ का मतलब नहीं होता है बॉडी सॉडी बना ले, वो अगर चाहता है कि मुझे मसल्स बढ़े, थोड़ा सा हमारा वृद्धि हो, ग्रोथ हो, तो वो बटर घी डालडा खाए, कोलेस्ट्रॉल बनेगा, थायराइड रिपोर्टेड होगा, नए सेल्स वगैरह बनेंगे, ये बेनिफिशियल है। लेकिन ये ओबेसिटी काउज कराएगा अगर आप एक्सेस में लोगे तो कोलेस्ट्रॉल आके डिपॉजिट होने लगता है। खास करके इसमें भी जो स्टमक रीजन होते हैं ना, जो उसमें ओमेंटम होता है ना, ओमेंटम बताऊंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, स्टमक के जो कर्वेचर होते हैं उसी में जाके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है। कहते हैं ना तूंद बाहर निकल गया, तो वो सब कोलेस्ट्रॉल है, और वो सब वहां डिपॉजिट हो जाएगा तो वो कोलेस्ट्रॉल जाके ब्लड वेसल से जमने लगेगा, फिर आप सुस्त हो जाओगे, फिर परे रहोगे, कोई कामे धाम नहीं होगा आपसे, O2 की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। कुल मिला के कहानी का सार ये है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कम खतरनाक है एज कंपेयर्ड विद सैचुरेटेड फैटी एसिड। सभी को क्लियर है तो हाथ खड़ा कर दीजिए जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लीजिए सर। हाँ चलिए, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। आप बोलोगे सर ये तो एग्जांपल बता ही दिया, ये बटर घी डालडा कोकोनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल सोयाबीन, अरे ये तो मैंने प्रोडक्ट का नाम बताया है, ये तो बटर एक प्रोडक्ट है एनिमल का, घी एक प्रोडक्ट है, डालडा एक प्रोडक्ट है, ये कोई सैचुरेटेड फैटी एसिड थोड़ी है। इसके अंदर मौजूद होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसे ही मस्टर्ड ऑयल सोयाबीन ऑयल इसके अंदर पाया जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मैं कुछ सैचुरेटेड और कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल बता देता हूं, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। 4 इधर और 4 इधर बता देता हूं, चलिए आइए, 1 2 3 4, इधर भी 4 बता देंगे, 1 2 3 4। इधर पहला एग्जांपल एक है लॉरिक एसिड, LAURIC, लॉरिक एसिड, ओके। एक है आपके मॉड्यूल में भी होगा मायरिस्टिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड। एक होगा आपका पामिटिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, PALMITIC, पामिटिक एसिड। और एक होगा एस्टेरिक, STEARIC, एस्टेरिक एसिड। सब सब सैचुरेटेड फैटी एसिड है। इधर आइए, ऑयलिक एसिड, OLEIC, ऑयलिक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट इधर आपका आएगा इधर आ गया LAURIC, लॉरिक एसिड। इधर आएगा लिनोइक एसिड, LIN, स्पेलिंग बता रहा हूं मैं एग्जैक्ट, LINOLEIC, लिनोइक एसिड। और एक होगा LINOLEIC,
लिनोलेनिक एसिड, बस यहाँ पे एक एन आया है। उसके बाद एक होगा आपका लास्ट में एरेकिडोनिक, एरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूं ताकि आपको कुछ तो याद रहे। चलिए अब बता रहा हूं, मैंने आपको क्या कहा, LAURAC लाउरिक एसिड, मैरिस्टिक एसिड, पामेटिक एसिड, एस्टेरिक एसिड, ये सब क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो इसमें क्या होंगे, कार्बन होंगे, 1 से लेकर 19 तक का कार्बन हो सकता है। इसमें 12 कार्बन होता है, इसमें 14 कार्बन होता है, इसमें 16 कार्बन होता है और इसमें 18 कार्बन होता है। चलिए इधर आते हैं, इन तीनों में 18 कार्बन होता है, तीनों में 18 कार्बन होता है और इसमें 20 कार्बन होता है। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा, आया किसी को डाउट? अरे किसी को डाउट आया? नहीं आया? जब मैंने कार्बन का संख्या लिखा तो कोई डाउट आया? किसी को आया तो बोलो, मैं समझूंगा कि डाउट आया है। हाँ, क्या डाउट आया अतीक, बोलो। इसमें अल्कीन ग्रुप जो होगा वो 19 कार्बन होगा उसमें। क्या फिर से बोलना? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना? नहीं ये नहीं। शिवानंद तुम बताओ। शिवानंद गायब हो गया। सर 20 कार्बन जो है। चलो मोनू तुम बताओ। सर लास्ट में 20 कार्बन होगा ना? ठीक है वो छोड़ो ना। हाँ मोनू बताओ, कोई डाउट आया जब मैंने कार्बन का संख्या लिखा तो? नो सर। आना चाहिए था। अब बताते हैं क्या डाउट आना चाहिए था। डाउट ये आना चाहिए था, सर आप कार्बन का संख्या तो बता दिए, लॉरिक एसिड, मैरिस्टिक एसिड, पामेटिक एसिड, एस्टेरिक एसिड एक प्रकार का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। सर ये कार्बन का संख्या COH इंक्लूडिंग है या केवल R ग्रुप का कार्बन का संख्या बता रहे हो? समझ में? सर इस 12 में COH इंक्लूडेड है या केवल R ग्रुप का बता रहे हो? समझ में? ऐसे 14, 16, 18, सर इन सब में COH का कार्बन इंक्लूडेड है या उसको हटा के केवल R में 16 कार्बन है? क्या ये डाउट आया अब? अरे बोलिए। यस सर। और ये एक जेन्युइन डाउट है और मैं इंतजार कर रहा हूं ये सवाल नीट में आए, मैं इंतजार कर रहा हूं। और ये सवाल जिस दिन आएगा, सच बता रहा हूं, सवाल NCERT से होगा, लेकिन लोगों को लगेगा कि आउट ऑफ NCERT आ गया है, क्योंकि लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। रट लेते हैं, पामेटिक में 16, NCERT में स्पष्ट तौर से लिखा है पामेटिक एसिड के पास 16 कार्बन है इंक्लूडिंग COH। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे R ग्रुप का 15 ही कार्बन है, समझ रहे हो? और एक तो क्या है, COOH है। समझ में आ रहा है? एस्टेरिक एसिड में भी वही कहानी है, R ग्रुप का तो 17 ही कार्बन है और एक COH है। ऐसे इधर एरेकिडोनिक एसिड, इसका R ग्रुप का तो 19 कार्बन ही है मात्र और एक तो COH है। अब मैं ऐसा क्वेश्चन तो बनाऊंगा नहीं टेस्ट पेपर में, मैं तो क्वेश्चन कुछ और ही बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा? एस्टेरिक एसिड के R ग्रुप में कितना कार्बन है? ऑप्शन दूंगा 16, 17, 18, 19। बच्चा मारेगा 18, क्योंकि एनसीईआरटी का डाटा रख लिया है ना। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सब लोग समझ गए? यस। मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में एक लाइन को हेरफेर कर दूंगा। एनसीईआरटी ने लिखा है एरेकिडोनिक एसिड हैव 20 कार्बन इन देयर फैटी एसिड चेन इंक्लूडिंग COH ग्रुप। मैं इंक्लूडिंग की जगह वर्ड लगा दूंगा एक्सक्लूडिंग। बताना है नंबर ऑफ कार्बन। ऑप्शन है 17, 18, 19, 20। आंसर बोलो, आंसर बोलो। मैंने क्या कहा? एरेकिडोनिक एसिड हैव टोटल नंबर ऑफ कार्बन एक्सक्लूडिंग COH ग्रुप। आंसर इज 19 और बच्चा रट लिया है 20 एनसीईआरटी का डाटा। अगर आप 20 रट लिए तो अच्छी बात है, पूरा लाइन भी तो समझो, इंक्लूडिंग COH ग्रुप। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गया? बाकी इसमें कुछ नहीं, आपको तो नाम याद रखना है। अरे बोलो। चलो एक पामेटिक एसिड और एरेकिडोनिक एसिड का स्ट्रक्चर लिख के थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। पामेटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन होता है इंक्लूडिंग COOH ग्रुप। ठीक है, तो इधर लो मैं बना देता हूं COH ग्रुप।
ये क्या हो गया, COH ग्रुप। क्लियर। अब लाइन डायग्राम इसका बना दें 16 कार्बन के लिए। एक कार्बन हो गया, 2 यहाँ पे कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, गिन लेना 16 कार्बन है। कहीं पे डबल बॉन्ड है क्या? अरे कहीं पे डबल बॉन्ड है? नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर किसका है? पामिटिक एसिड, जो एक प्रकार का सैचुरेटेड फैटी एसिड है। पामिटिक एसिड 16 कार्बन है, इंक्लूडिंग किसका? COH ग्रुप, इंक्लूडिंग COH ग्रुप। अरे बात क्लियर है? अब रही बात किसमें डबल बॉन्ड तो नहीं है, अब इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, क्या इधर लिख देते हैं COH ऐसे, और लास्ट में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे CH3 होगा ना, यहाँ पे लास्ट में CH3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं CH3। ठीक है, और ऐसे लिख देते हैं बीच में सारे CH2 वाले होंगे, ये सब आपको पता है। और यहाँ पे लिख देते हैं X। चलो बताओ शिवानंद, X का वैल्यू क्या होगा जल्दी? सर एक बार और बताइएगा। ये स्ट्रक्चर, ये केमिकल फार्मूला है पामेटिक एसिड का, X का वैल्यू क्या होगा सीधा ही बताओ। जल्दी बताओ। चलो केमिस्ट्री जाके पढ़ो, केमिस्ट्री वीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन होगा, एक इधर एक इधर, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे भी 2, 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 लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। कैसे? तो ऐसे एक कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, और सबके सब टेट्राहेड्रल शेप में। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है CH3, यहाँ पे लिख दिया, ये रहा CH3। ये मैंने COH लिख दिया है यहाँ पे, ये रहा COH। और मैंने बीच का पूछा कि यहाँ पे CH2 देख रहे हो, एक ये CH2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, X का वैल्यू 14 होगा। और इतना काउंट करना ही नहीं था, काउंट ये करना था, मैंने कहा पामेटिक एसिड है, पामेटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन होता है इंक्लूडिंग COH ग्रुप। तो यहाँ 1 कार्बन हो गया, यहाँ 1 कार्बन हो गया, 2 हो गया, तो बाकी बचे 14, तो X का वैल्यू 14 होगा। अरे बोलो, समझ में आया? केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला है ये। यस सर। ये केमिकल फॉर्मूला है और ये केमिकल स्ट्रक्चर है, ये एग्जाम में आता है। अगला सवाल, अगला सवाल। X और Y को रेस्पेक्टिवली भरिए। ज्योति जल्दी, X और Y को रेस्पेक्टिवली भरिए ज्योति। सर X 15 होगा और Y 1 होगा। X 15 और Y 1। गलत जवाब है मोनू, X और Y को भरिए। और मैंने कह दिया कि ये केमिकल फार्मूला पामेटिक एसिड का, मैंने ऐसा क्वेश्चन में कह दिया। मोनू जल्दी भरिए। हाँ सर X 14 और Y 2। X 14 और Y 2। नवीन X और Y को भरिए। सर Y होगा CH3 और X होगा 14। तब बस यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का सवाल है सब, ये सही जवाब है। यहाँ पे Y लास्ट में एक कार्बन का पूरा स्ट्रक्चर आएगा जो CH3 के फॉर्म में होगा, ये वाला पूरा पार्ट Y की जगह होगा। अभी जस्ट मैंने मिटाया था। अगर मैंने कह दिया कि पामेटिक एसिड, और यहाँ पे ये X तो जान ही रहे हो क्या होगा, X क्या होगा यहाँ पे 14 होगा, अभी बताया था। क्या सभी को क्लियर हो गया? इस टाइप के सवाल बना लोगे एग्जाम में आएगा तो? सभी लोग को क्लियर है, तब आगे बढ़ेंगे। यस सर। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया किसका? पामेटिक एसिड का। ठीक है, अब लेते हैं एराकिडोनिक एसिड का। एराकिडोनिक एसिड में कितना है? ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों है, बाकी स्टेरिक भी इंपॉर्टेंट है, 18 कार्बन होता है, वो भी याद रख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तीनों जरूर याद होना चाहिए, बाकी याद रहे ना रहे, लॉरिक, मैरिस्टिक, ओलिक और लिनोइक, लेनिक याद रहे ना रहे, ये तीनों जरूर याद होना चाहिए।
सैचुरेटेड में पामेटिक, स्टेरिक और अनसैचुरेटेड में एराकिडोनिक। ठीक है, चलिए एराकिडोनिक एसिड का स्ट्रक्चर 20 कार्बन है। क्या एराकिडोनिक एसिड का जब मैंने यहाँ कार्बन लिखा, इन तीनों में 18 18 यहाँ 20, तो आप तो समझ गए कि ये सारे कार्बन इंक्लूडिंग सीओएच ग्रुप लिखे गए हैं। क्या यहाँ पर कोई और डाउट आया किसी को कि सर कार्बन का नंबर तो बता दिए, कोई एक चीज नहीं बताया? कोई डाउट आया? जिनको आया हाथ खड़ा कीजिए, जिनको डाउट आया हाथ खड़ा कीजिए। ये सारे एग्जांपल हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। मैंने कार्बन का संख्या बता दिया 18। जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी, मीटिंग खत्म होने वाला है, जल्दी बोलिए। चलिए किनको डाउट सर आया? डबल बॉन्ड, यस सर। डबल बॉन्ड का क्या? शाबाश शाबाश। आपका सवाल होने चाहिए सर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं बताया। इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, यस इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4। और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एराकिडोनिक एसिड में कितना डबल बॉन्ड, तो 4। पोजीशन ऑफ कार्बन नहीं पूछेगा कि किस नंबर ऑफ कार्बन पे। अच्छा ये 4 डबल बॉन्ड क्या है? सीसी डबल बॉन्ड की बात चल रही है। 4 समझ रहे हो मेरी बात? COH का काउंट करोगे तो 5 हो जाएगा। ये जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है ये CC डबल बॉन्ड का काउंट है, ये बात नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड CC का है। अदरवाइज ओलिक एसिड में हमको एक डबल बॉन्ड अलग से बताना पड़ता क्या? वो तो ऑलरेडी COH में है, तब तो इधर भी एक एक डबल बॉन्ड सब में है। कहाँ लिख बताए? इधर एक एक डबल बॉन्ड तो सारे फैटी एसिड में है, COH सॉरी CO वाले में। CC डबल बॉन्ड, यहाँ CC डबल बॉन्ड की संख्या है, यहाँ CC डबल बॉन्ड की संख्या 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। अब कौन कौन सा नंबर ऑफ कार्बन में, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, यकीन मानिए कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो एराकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड होता है, 20 कार्बन होता है। स्ट्रक्चर आप इसी तरीके से बना सकते हैं, बस उसमें क्या कीजिएगा, 4 जगह आपको ये बैंडिंग देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड की वजह से। ठीक है, डबल बॉन्ड की वजह से बैंडिंग देखने को मिलेगा। फिर उसमें भी ऐसे ही एक्स और वाई वाले सवाल बन सकते हैं। क्या सभी लोग बना लेंगे इस टाइप का सवाल एराकिडोनिक एसिड का? अगर आए तो हाथ खड़ा कीजिए। चलिए नोट्स में ये बात मेंशन कर लीजिएगा कि ये संख्या सीसी बॉन्ड की है, ये बात मेंशन कर लीजिएगा। और ये बात भी मेंशन कर लीजिएगा ये नंबर ऑफ कार्बन जो है इंक्लूडिंग COH ग्रुप बताया गया है, इंक्लूडिंग COH ग्रुप बताया गया है। ये बात सभी लोग मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हमने, अभी हमारे पास समय है ना, कितना बजा? अरे अभी 10-15 मिनट और क्लास लेंगे, स्टार्टिंग में क्लास डिस्टर्ब हो गया था ना। चलिए मिलते हैं नए मीटिंग में, फिर बात करते हैं, नए मीटिंग में मिलते हैं। 2-4 मिनट में नया मीटिंग क्रिएट कर लेंगे, नए मीटिंग में मिलते हैं।